भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन घटना चक्र। भारत का संवैधानिक इतिहास। भारत का संवैधानिक विकास जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम 1773 से 1853। एक है ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम 1858 टू 1947। तो 1857 में जो क्रांति हुआ उसके बाद क्राउन के पास चला गया, तो ब्रिटिश ताज के शासनाधीन अधिनियम 1858 टू 1947 चलेगा और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम चलेगा 1773 से लेके 1853। कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम, तो ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का जो गवर्नर है वो क्या हो गया, बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना तथा फ्रांसिस क्लेवरिंग मानसन और बोरवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। सब परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा इसे प्रमुख मामलों यथा विदेश नीति में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। इसी एक्ट के तहत 1774 में मतलब कि 1773 के एक्ट से ही 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया। ठीक। फिर है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गईं। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। फिर आ जाइए 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। याद रखिएगा 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। ये कब हुआ? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष कितना 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये सब कब हुआ? 1813 में। बोल देगा कि कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, तो सीधे बोलना 1813। यद्यपि इसमें क्या हुआ कि चीन के साथ तथा चाय, च से चीन और च से चाय के व्यापार को एक अधिकार जो था उसको बनाए रखा गया। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता है। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। फिर है लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। समस्त जो व्यापारिक कार्य था उसको समाप्त कर दिया गया और भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में
जो गवर्नर जनरल का परिषद था उसमें एक कानूनी सदस्य, जो कौन था, चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया। और सर्वप्रथम याद रखना है कि मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। फिर है आपका 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक किया गया। तो 1853 में द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। तो 1853 से ही हुआ कि सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। अब यही प्रश्न कोश में क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 1773। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1774 में की गई थी। और सर एलिजा इम्पे, वेरी इंपॉर्टेंट, सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। तो इसमें देख लीजिए केवल एक जो है सही है, तो सही पढ़ लेते हैं। कलकत्ता, तो इसमें सही है पहला, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। अभी तुरंत हम लोग पढ़े क्वेश्चन नंबर 1 में यही था। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सही कूट है 2, 1, 3, 4। तो पहला का 2, पहला का हो जाएगा आपका 2, दूसरा का हो जाएगा 1, तीसरा का 3 हो जाएगा और चौथा का 4 हो जाएगा। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना हुई पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। नियंत्रण परिषद का जो स्थापना हुआ वो 1784 में हुआ। सर्वोच्च न्यायालय तो मालूम होगा, नियामक अधिनियम 1773 में हुआ। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दिया गया 1813 में, याद रखना, चार्टर अधिनियम 1813 में। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति तो ये हुआ 1833 में। इसके रिगार्डिंग हम लोग पढ़े थे कि गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति 1833 में। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति 1813 में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में और नियंत्रण परिषद की स्थापना 1784 में। अब देखिए नीचे, नियामक अधिनियम यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ। फिर देखो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या हुआ, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 में क्या बना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थापना हुआ। फिर है चार्टर अधिनियम 1813, क्या हुआ, चार्टर अधिनियम 1813 में इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई। चार्टर अधिनियम 1813 में क्या हुआ, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। तथा चार्टर अधिनियम 1833 में क्या हुआ, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है 1833। और अभी हम लोग पढ़े थे ऊपर कि वो कौन थे जिनको सबसे पहले इसमें डाला गया था। देखो मैकाले को यहाँ पे पढ़े थे ना कि मैकाले को डाला गया था, ठीक है। ये कब हुआ था, 1833 में। 13 में क्या हुआ था, मिशनरियों को, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी। एंड 1784 में नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड वाज मेड इन 1784 और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773।
क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी आपको 1, 2, 3। अब इसमें देखिए 1813 का चार्टर एक्ट, इससे भी पड़ी। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 से भी उसमें कुछ हुआ। और प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद, ये तीनों जो रिलेटेड है किससे है, अंग्रेजी शिक्षा से। 1813 का चार्टर एक्ट सबसे इम्पोर्टेंट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद, तो ये तीनों है। अब आ जाइए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को तो उनका था ही, प्रोपगेंडा था कि इसको बढ़ावा देना है। फिर 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रति वर्ष यही टाइम था जब 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया 1813 में, तो सबसे पहला यही था। फिर हुआ 1823, तो 1823 में क्या होता है कि जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया जाता है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए ग्रांट देने की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिनके अध्यक्ष कौन थे, देखो लॉर्ड मैकाले का नाम यहाँ भी आता है। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम केवेंडिश बेंटिक 1828 से 1835 तक के साथ शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले की प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया गया और भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। ठीक, भारत में आंग्ल यानी कि एंग्लिस्टिक शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेविलियन थे, जबकि H.T. प्रिंसेप ओरिएंटलिस्ट शिक्षा के समर्थक के नेतृत्व करता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया। तो सोचिए, अभी हम लोग पढ़े हैं नहीं, 1813 में क्या डिसाइड किया गया, ब्रिटिश संसद ने डिसाइड किया कि चाय और चीन को छोड़ दो, बाकी जो भी व्यापार है उस पर अब ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली नहीं रहेगा, लेकिन चाय और चीन पे अभी भी रहेगा। तो डिसीजन लिया गया 1813 में ही हुआ। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए। समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें कौन सही है। तो इसमें 1 और 2 सही है, तो 1 और 2 जो सही है उसको पढ़ लीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिपत्य को चाय और व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज यानी कि क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को क्या कर दिया, सुदृढ़ कर दिया। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार, चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार जो था वो बना रहा। ठीक, बाकी सबको क्या कर दिया, एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब देखिए, इसी में आपको मिलेगा कि इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 और 2 ये सब सही हटाइए। अब जी क्वेश्चन नंबर 7 में, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा, मतलब देश हमारा है लेकिन हमको उसमें कुछ, उसके प्रशासन में कुछ हिस्सा कब मिला, तो ये मिला 33 के एक्ट से, 1833 1833। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा कौन था, 87। ठीक, 1833 की धाराओं में चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा था संख्या 87 था, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण यानी कि कलर अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा।
कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन 1833 का जो ये एक्ट तो क्या बना, आगे चल के बहुत मुख्य आधार बन गया। ठीक है, तो 1833 में ही क्या हो पाया, संभव हो पाया कि प्रशासन में कुछ हिस्सा हम लोग को मिला। अब ये ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम, ताज मतलब वही 1858 वाला दौर अब शुरू होगा, क्रांति हो चुका है। ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय, 1858 में देखिए क्या हुआ, गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। इस अधिनियम के द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1861 में क्या हुआ के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की भी शुरुआत की गई। किसको मद्रास और बम्बई को। इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। बहुत इंपॉर्टेंट, वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, जो अधिकतम 6 महीने की अवधि तक प्रभावी हो सकता था। भारत परिषद अधिनियम 1892, 1892, भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त यानी कि गैर सरकारी सदस्यों की संख्या क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं था। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। भारत परिषद अधिनियम 1909 देखो, भारत परिषद अधिनियम 1909 बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंटो सुधार इसी को बोलते हैं, के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया और सबसे पहले शामिल किया गया सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्ति को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। जो परिषद के सदस्य थे उनको बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने, प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न करने का भी अधिकार दिया गया। इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, पृथक निर्वाचन जो लाया गया और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। अब यही भारत शासन अधिनियम 1919 में, भारत शासन अधिनियम 1919 को बोला जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना गया। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए सिख, भारतीय, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। सारा विषय को बोला कि बांटो, केंद्र और प्रांत में बांट दो। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में देखो द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। किसके तहत? सब 1919 का बात हो रहा है, भारत शासन अधिनियम 1919। इसमें एक तो सांप्रदायिकता का विस्तार हुआ, ईसाइयों को दिया गया, ठीक, इवन यूरोपियों को भी दिया गया। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की गई और सभी विषय को बांट दिया गया केंद्र तथा प्रांत में। प्रांत में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। सब हुआ 1919 में। प्रांतीय विषयों को 2 भाग
प्रांतीय विषय को 2 भाग में बांट दिया गया। कौन कौन 2 भाग? तो एक आरक्षित और एक हस्तांतरित विषय में बांटा गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन 1919 में ही हुआ। उत्तरदायी शासन, इस शब्द का क्या किया गया? प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था, जिसका कार्य था कि 10 वर्ष के बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। फिर आता है भारत शासन अधिनियम 1935। इसके द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 1935 भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। तो अब सवाल उठता है कि 1919 में क्या हुआ था? 1919 में केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। ठीक, दोनों में, केंद्र में और प्रांत में, दोनों में। ठीक, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रांत में द्वैत शासन। और 1935 में क्या हुआ कि प्रांत का जो था द्वैत शासन, उसको समाप्त कर दिया गया। समझिए 1919 में क्या हुआ? 1919 में एक ले लीजिए केंद्र और एक क्या हो गया? प्रांत। तो 1919 में क्या हुआ? केंद्र में आ गया द्विसदनीय व्यवस्था आ गया और प्रांत में आ गया द्वैत शासन। ठीक, लेकिन 1935 में क्या हुआ? तो 1935 में प्रांत में जो द्वैत शासन था उसको समाप्त कर दिया गया और उसको अब लागू कर दिया गया कहाँ? केंद्र में। केंद्र में द्वैत शासन को स्टार्ट कर दिया गया। ठीक, प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की। भारत में, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट यही पॉइंट है कि भारत में मुद्रा एवं शाख का नियंत्रण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसमें फिर 1935 में क्या हुआ? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को फिर से विस्तार किया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित, यहाँ से देखिए जाति में बांटा, महिला को बांटा, श्रमिक को बांटा। तो दलित, जाति, महिला और श्रमिक को इसमें सम्मिलित किया गया। इसी अधिनियम के तहत 1937 में 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा को किससे अलग कर दिया गया? ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। 2 नए प्रांत किसका? सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। इसके तहत प्रांतों में अब क्या होगा? अब देखिए वही उल्टा हो गया। प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। अभी हम लोग क्या पढ़े थे? अभी देखिए 1919 में पढ़े थे ना कि 1919 में क्या था? केंद्र में था द्विसदनीय, प्रांत में क्या था? द्वैत शासन। 1935 में देखिए क्या दिमाग लगा। 1935 में बोला कि देखो प्रांत में अब द्वैत शासन नहीं होगा। अब द्वैत शासन कहाँ होगा? केंद्र में। और प्रांत का तो उधर दे दिया। वैसे ही केंद्र में 1919 में द्विसदनीय था, तो बोला कि प्रांत में क्या होगा? द्विसदनात्मक व्यवस्था, मतलब उलट पुलट। इसका ट्रिक याद रखिए। 1935 में क्या हुआ? उलट पुलट हो गया, वाइस वर्सा। इधर हो गया द्वैत शासन और प्रांत में क्या हो गया? द्विसदनीय शुरू हो गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया।
इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द जो है समाप्त कर दिया गया। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं प्रश्न कोश में। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान हुई। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान हुई? तो 1892 भारत परिषद अधिनियम 1892। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। मतदान का अधिकार अभी भी नहीं मिला है। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो पार्लियामेंटो सुधार 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पार्लियामेंटो सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो इनमें से कोई नहीं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर मॉरिस गेवियर। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण विकल्प डी सही उत्तर है। तो 1773 से कंपेयर नहीं करना है, जिसमें 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट बना था, क्योंकि वो कहाँ बना था? सिर्फ शायद बॉम्बे, मद्रास जो प्रेसिडेंसी था और बंगाल, उसमें। इसीलिए इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई? तो 1935 के अंतर्गत किया गया था। और कब किया गया था? 1937 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से